प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है कि किसी गांव में एक ईमानदार मोची रहा करता था। दोस्तों, उसका नाम काला था। काला दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करता रहता था। दोस्तों, बेचारे की दुकान भी क्या थी। दोस्तों, दुकान के नाम पर एक छोटा सा संदूक था जिसे वो गांव में दरख्त के नीचे रख कर लोगों के जूते मरम्मत करता था। दोस्तों, जब काला काम खत्म कर लेता था तो अपनी सारी चीजें अपने उस लकड़ी के संदूक में बंद करके उसको कुंडी लगा दिया करता था और यूं बेचारे की दुकान बंद हो जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि दोपहर का वक्त हो गया था और सर पर सूरज भी चमक रहा था। ये सर्दियों के दिनों की बात थी, मगर काले मोची को फिर भी सर्दी महसूस हो रही थी। उसने अपनी पुरानी शाल को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेट लिया। उसके बावजूद उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। दोस्तों, वो गांव का वाहिद मोची था, क्योंकि उस गांव में और कोई मोची नहीं रहता था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूते लेकर उसी के पास आते थे। इस तरह बेचारे काले मोची को जरा भी बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। दोस्तों, सुबह से शाम तक बेचारा अपने काम में लगा रहता था। काला था तो गरीब आदमी, मगर वो बड़ा ईमानदार था। लालच नाम की उसमें कोई चीज नहीं थी। उसे ये बात मालूम थी कि गांव वाले भी गरीब लोग हैं, इनकी आमदनियां ज्यादा नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, काला गांव के दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल जाहल और अनपढ़ आदमी था, मगर उसको गांव वालों की गुर्बत का बहुत एहसास था। इसलिए वो उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे भी नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले जरा भी रकम न मिलती हो। गाँव के लोग भी अच्छे थे, उसको बदले में मुर्गियाँ, अंडे, गंदम और सब्जियां वगैरह दे दिया करते थे। दोस्तों, एक मरतबा का वाकया है, उसने गांव के एक आदमी के 2 बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो उस आदमी ने उन जूतों के बदले उसे एक बकरी दे दी थी। उस बकरी की वजह से काले और उसके घर वालों को दूध में बड़ी आसानी हो गई। उसके बीवी बच्चे बड़े आराम से चाय पीते थे, क्योंकि पहले इस जमाने में उसे दूध नहीं मिलता था। दोस्तों, काला बेचारा अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गाँव में रहता था। काले की बीवी भी बड़ी अच्छी औरत थी, वो एक मेहनत पसंद औरत थी। वो भी अपने शौहर के कामों में उसका हाथ बटाती रहती थी। वो गांव के जमींदार के खेतों पर काम भी करती थी, जिसकी वजह से उसे कुछ मजदूरी मिल जाती थी। दोनों बेचारे इस जिद्दोजहद के जरिए अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला रहे थे। उन बेचारों की 2 छोटी बेटियां थीं, जो गाँव के छोटे से मदरसे में पढ़ने जाती थी। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। काला तो उनसे ये कहता था कि मेरी बेटियों, तुम बस पढ़ती रहा करो और घर का कोई काम ना किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी लड़कियां बनो। दोस्तों, सबके बावजूद वो दोनों बच्चियां बड़ी प्यारी थीं। वो अपनी पढ़ाई से फारिग होकर अपनी माँ का कामों में हाथ भी बटाती थी, जिसकी वजह से काले की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। काले बेचारे का छोटा सा घर था, जो जगह जगह से टूटा पड़ा था, उसकी मरम्मत भी नहीं हुई थी। उसके घर में 3 कमरे थे और छत बिल्कुल फटी हुई थी। दोस्तों, जब भी बारिश होती तो पानी कमरों में टपकने लगता था। ये सोच सोच कर बेचारा परेशान होता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गईं तो मेरा क्या बनेगा। मेरी बीवी और बच्चे तो इस सर्दी में ठटर ठटर कर मर जाएंगे। दोस्तों, काले ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए ताकि बारिशों के होने से पहले ही वो अपने घर की छतों की मरम्मत करवा ले, मगर अभी उसके पास बड़े थोड़े से पैसे ही जमा हुए थे। दोस्तों, इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने के बाद भी अपने काम में जुटा रहता था, ताकि कुछ ज्यादा रकम मिल जाए, ताकि उसकी छतों की मरम्मत हो जाए। दोस्तों, एक दिन थोड़ी देर ही गुजरी थी कि काले की बीवी उसका दोपहर का खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। दोस्तों, काला अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हो गया। जब उसने आग वाला डब्बा देखा तो कहने लगा, तूने तो कमाल कर दिया, तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? अब ऐसे कर, जल्दी से आग जला दे। दोस्तों, काले की बीवी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, काले मियाँ, मुझे एहसास हुआ कि आप सर्दी में दरख्त के नीचे काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं ये लकड़ियाँ जलाने के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद काले की बीवी ने लकड़ियाँ जलाकर काले के सामने रख दी और वो बोली, मैं अब चलती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चियां मदरसे से आने वाली हैं, इन्हें भी तो खाना देना होगा। दोस्तों, काला कहने लगा, ठीक है बेगम, तुम चली जाओ। और साथ में काला कहने लगा, तू मेरी खातिर कितनी मुशक्कतें उठाती है, मुझे अफसोस है कि मैं तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सका।
बस तू अल्लाह ताला से दुआ कर कि हमारे पास कुछ अज़ाफ़ी पैसे जमा हो जाएं, जिससे हमारे घर की छतों की मरम्मत हो जाए। फिर मैं और पैसे जमा करूंगा और तुम्हारे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े भी बनवाऊंगा। दोस्तों, काले की बीवी बोली, हमारे लिए तो आप सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख भी रही हैं। मुझे ना तो सोने की बालियां चाहिए और ना ही सोने के कड़े चाहिए। अब मेरी कौन सा पहनने की उम्र है। दोस्तों, काला बेचारा खाना खाने में मसरूफ हो गया। उसकी बीवी भी उठकर चली गई। काला बड़ी जल्दी खाने से फारिग होकर दोबारा अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसको दूर से गांव का एक आदमी आता दिखाई दिया। दोस्तों, उसका नाम बहादुर था। वो काले के घर के करीब ही रहता था और वो ऊँटों के एक बट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। करीब आकर उसने वो थैला बाले के संदूक पर रख दिया और खुद जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। काले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और कहने लगा, बहादुर भाई कैसे आना हुआ। बहादुर कहने लगा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी बेटी को देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे पुराने जूतों में मेरी क्या इज्जत बाकी बचेगी। दोस्तों, उसने अपना पाँव आगे करके काले को दिखाया। उसने जब जूते देखे तो जूते बड़े खस्ता थे और जगह जगह से फटे भी हुए थे। काले ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लेकर आया था। दोस्तों, जूतों का चमड़ा बहुत पुराना था मगर फटा हुआ नहीं था। उसने पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। काले की तजर्बाकार उंगलियों ने जूते के चमड़े को छूकर अंदाजा लगा लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए हैं। वो बड़े नरम, नहायत मजबूत और हल्का किस्म का चमड़ा होता था। दूसरी बात जो काले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन के खाल के बने हुए जूते अगरचा हल्के फुल्के होते हैं मगर ये जूते कुछ ज्यादा ही वजनी लग रहे थे। उस बेचारे ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूतों के बारे में उसको परेशान देखा तो वो खुद भी डर गया और वो सोचने लगा कि शायद काला इनकी मरम्मत से इनकार न कर दे। तो वो बड़ी लजाजत भरे लहजे में कहने लगा, बाबा जूते बहुत पुराने हैं, इनको घर में पड़ा बहुत अरसा गुजर चुका है। ये जूते मेरे दादा के जमाने के हैं। मेरे दादा के जमाने में हम बड़े खुशहाल हुआ करते थे। मेरे दादा इस तरह के जूते पहनकर बाजार में जाया करते थे। काले मियाँ, आप जल्दी से ऐसा करो, इन जूतों की मरम्मत कर दो। अगर मेरी बेटी की बात पक्की ना हुई तो हमारी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास यही फटे पुराने जूते हैं। दोस्तों, काला उसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया और कहने लगा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी अमीर होंगे। तो बहादुर बड़े फख्र से कहने लगा, हाँ हाँ, हमारे दादा अपने जमाने के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास मुरब्बों के हिसाब से जमीनें थीं। उनके मरने के बाद मेरे वालिद साहब ने सारी जमीनें बेचकर उनके पैसों पर अय्याशी की और अब हमारा ये हाल है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और मैं ये पुराने जूते ही आपके पास मरम्मत के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, उसकी बात सुनकर काला कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, ऐसे होता है। तो बहादुर आगे से कहने लगा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अभी मेरे पास तुम्हें इसकी उजरत देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास पैसों का इंतजाम होगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ और ईंटों के बट्टे पर काम करता हूँ। ईंटों के बट्टों के मालिक के पास जाऊंगा और उसे अपनी बेटी की शादी के बारे में बताकर कुछ रकम का इंतजाम करूंगा। तो काला कहने लगा, बहादुर भाई, जैसे वो आपकी बेटी है वैसे वो मेरी भी बेटी है, इसलिए तुम उजरत की फिक्र ना करो और अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो ना देना। और मैं वैसे भी अपने घर की छतों की मरम्मत के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मरम्मत तो बाद में भी होती रहेगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करो। दोस्तों, ये कहकर काले ने अपनी मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसे भी बहादुर को दे दिए। बहादुर का ये सुनकर दिल भर आया, उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे दुआएं देता हुआ वहाँ से रुखसत होने लगा। दोस्तों, चूंकि गांव की बेटी की शादी का मामला था इसलिए काले ने जूतों की मरम्मत का काम छोड़ दिया और बहादुर के जूते लेकर पहले बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल मरम्मत के काबिल नहीं थे, वो बड़ी बुरी तरह घिस चुके थे, बल्कि बीच में से 2 हिस्सों में भी तकसीम हुए पड़े थे। काले ने अपनी लकड़ी के संदूक में से सबसे महंगे वाला धागा निकाला। ये वो गाँव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। इसके बाद वो अपने काम में लग गया।
और शाम तक जू तू करके वो जूते तैयार हो गए। तो काले ने उन पर मेहनत भी तो बहुत की थी। दोस्तों वो जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें लकड़ी के संदूक में बंद करके उसे कुंडी लगाई और बहादुर के जूतों का थैला उठाकर उसके घर की जानब चलने लगा। दोस्तों पूरी कार्रवाई के दौरान उसके चेहरे पर अजीब किस्म के तासरात थे। संजीदगी और जोश भी नजर आ रहा था। उसके कदम तेजी तेजी से अपने घर की जानब बढ़ रहे थे। ऐसे मालूम होता था कि काला जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता हो। उसने जूतों का थैला एक तरफ रखा। उसने अपने दोनों बेटियों और अपनी बीवी को आवाज देकर बोला तो उसकी बीवी कहने लगी, आप आज जल्दी काम से आ गए। दोस्तों उसके बाद काले ने अपनी बीवी को वो जूते दिखाए जो उसने बहादुर की बेटी की शादी के लिए तैयार किए थे। दोस्तों अपनी बेगम को अपने पास बिठाकर काला चुपके चुपके से कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर काले की बीवी की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करके काले ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़ों की एक पोटली खोलकर अपनी बेगम को दिखाई। दोस्तों उस पोटली में बहुत सारे चमकते दमकते हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें चमक रही थी। उनको देखकर उसकी बेगम तो हैरान हो गई और वो खुश भी हो रही थी। काले ने कहा, अब हम बहादुर के घर में जाएंगे। तुम ऐसे करो कि चूल्हे में लकड़ियां जला दो। हम उसके घर से जल्दी से होकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों जब ये दोनों मियाँ बीवी बहादुर के घर पर पहुँचे तो बहादुर घर पर ही मौजूद था। वो बड़ा परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने काले और उसकी बीवी को बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया। उसकी बीवी और बेटियां भी उनके पास ही आकर बैठ गईं। जब सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने काले को बताया कि इसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है और उसने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी कि वो हर वक्त उधार लेने के लिए मुंह उठाकर चला आता है। दोस्तों ये सुनकर काला कहने लगा, बहादुर तुम बड़े ईमानदार और मेहनती इंसान हो। अल्लाह ताला बड़ा रहीमो करीम है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद का सबब पैदा कर दिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूँ। ये सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों उसकी बात सुनकर बहादुर की बीवी और बेटियां भी बड़ी हैरानी से काले को देखने लगी। तो काले ने कहना शुरू किया, बहादुर भाई तुम्हारे दादा वाकई में बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीड़ फाड़ की और उनकी ईड़ियों को चीरा तो उनके अंदर से मुझे ये छोटी सी पोटली मिली। ये आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों काले ने पोटली को हथेली पर रखा और जब उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें देखकर बहादुर, उसकी बीवी और बेटियां सब हैरान रह गए क्योंकि ये बहुत कीमती खजाना था। दोस्तों काला बहुत ईमानदार आदमी था। अगर वो चाहता तो वो सारी पोटली और पैसे अपने पास रख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, भाई ये तुम्हारी इमानत है। ये तुम्हारे दादा ने महफूज करके रखी थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दादा अपने जमाने के बड़े अमीर आदमी थे। उन्होंने अपनी दौलत को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया होगा। इतनी सारी दौलत सामने देखकर बहादुर के तो हाथ पांव कांपने लगे। वो फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। उसकी बीवी तो इतना खुश हुई, बेचारी चीख चीख कर रोने लगी। दोस्तों जब थोड़ी देर के बाद उन लोगों की हालत संभली तो बहादुर कहने लगा, काले भाई तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। बहादुर मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेटी के नसीब में ये दौलत लिखी है। अब तुम गाँव के अमीर आदमी बन गए हो। इन चीजों को बेचकर अपनी बेटी की अच्छी से शादी करो और उसको जहेज में अच्छी अच्छी चीजें दो और जो तुम्हारे पास हो सके गरीबों मस्कीनों में भी तकसीम करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी गैब से मदद की है। दोस्तों ये कहकर काला जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो बहादुर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगा, भाई तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के और हीरे देना चाहता हूँ। दोस्तों काले ने बहुत मना किया, लेकिन बहादुर ने उसे 5-6 सिक्के थमा दिए। दोस्तों उस जमाने में उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। काले मोची के लिए वो 5-6 सिक्के उसकी उम्र भर की कमाई से ज्यादा थे। थोड़े अरसे के बाद काले मोची ने वो सिक्के बेच दिए और जो भी पैसे हासिल हुए उसने सबसे पहले अपनी बेटियों की तालीम पर खर्च किए और अपने घर की छतों की मरम्मत भी कराई और वो इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे।